नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में टोक्यो ओलंपिक्स का जिक्र किया। मन की बात के 79वें संस्करण की शुरुआत में पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले ही अद्भुत तस्वीरें और यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देख मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ही रोमांचित हो उठा। अब इस बार मन की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजय भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। अब बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सूबे में 72वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार वन महोत्सव के दौरान पूरे प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पौधारोपण कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। यमुनानगर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतनलाल कटारिया ने पौधारोपण किया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण किया और लोगों से भी पर्यावरण को बचाने की अपील की। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ आदर्श नगर के सामुदायिक भवन में त्रिवेणी के पौधे लगाए और स्थानीय लोगों को भी अपने हाथों से पौधे वितरित किए। कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। कैथल में कमलेश नाडा तो वहीं पृथला में वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने भी पौधारोपण कर वन महोत्सव में हिस्सा लिया। करनाल में सांसद संजय भाटिया ने वन महोत्सव की शुरुआत की। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, यमुनानगर, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इसके साथ ही पृथला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पर्यावरण का संदेश दिग्गजों की ओर से दिया गया है। वन महोत्सव के तमाम जगहों पर पौधारोपण हुआ और लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की गई। इस दौरान प्रदेश के कद्दावर नेताओं ने क्या कुछ कहा, शुरुआतें आप। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिस प्रकार से LIC का नारा है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो वो राशि बच्चों को मिलेगी। तो ऐसे ही मेरा मानना ये है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसका जो पुण्य है वो जिंदगी में तो आपको मिलता ही है, लेकिन जब आपकी जिंदगी नहीं भी रहती तब आप के स्वर्गवास के बाद भी, तो वो पेड़ क्योंकि आपने लगाया तो निश्चित तौर से, अगर भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं तो निश्चित तौर से उसका पुण्य आप। हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पर्यावरण के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो ये आज का कार्यक्रम है वन महोत्सव, उसको हर एक ज़िले से जुड़ेंगे और अपना संदेश देंगे भी इसको पर्यावरण, जल और वन को किस तरह बचाना है और किस तरह इसकी देख रेख करनी है। और जैसे अब कोविड महामारी आई, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, वन लगाएं, उसकी देख रेख करें। ये 72वां वन महोत्सव और जिसकी शुरुआत हमने तो रोज कर रखी है, ठीक है। सबके हमने लगा तालावाड़ा काम 1 महीना पहले से लगाने चालू करें और हमें ये नहीं करना ये ऑक्सीजन किसको जाएगा, जवान को भी जाएगी, बूढ़े को भी जाएगी, 36 बिरादरी कौन ऑक्सीजन लेगा।
ये पेड़ हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। आज ऐसी भव्य बिल्डिंग कभी मैंने अपने इतिहास में कल्पना नहीं थी। मैंने कभी कल्पना नहीं थी यहाँ इतना बड़ा भवन बनेगा। सपनों में नहीं थी कि बेटियों की विदाई इस रास्ते से होंगी। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये तो कह देंगे जगह पड़ी है, वो पड़ी है, बननी चाहिए, बन के ऊपर चलनी चाहिए। देखिए, वन महोत्सव का सभी को पहले तो शुभकामनाएं प्रदेश में, पूरे देश भर में। और जिस तरीके से हमने देखा कि सेकंड वेव कोरोना की आई और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत एकदम से हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें हर इंसान को, हर व्यक्ति को वन और वृक्ष लगाने चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं इसका बधाई का पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ जो पूरे प्रदेश भर में इतने बड़े स्तर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज वन महोत्सव के कार्यक्रम पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रांत को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 72वां वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया। जिला स्तरीय कार्यक्रम था, यहाँ पर आए पौधारोपण और हमने आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना। उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए बात करी और मुख्यमंत्री तो अनेक बातें बताई। माननीय कंवरपाल जी ने बताई कि जो अपने छात्र हैं उनके साथ इस वृक्षारोपण को भी जोड़ने जा रहे हैं और ऐसा प्रयास है। ऐसी कोई जगह यही बात आज मुख्यमंत्री जी ने भी नोटिस की है। उन्होंने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य तो पूरा हो जाता है पेड़ लगाने का, लेकिन पेड़ लगाए वो सर्वाइव भी करें, इस बात की चिंता करने के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। आज डीसी साहब साथ थे, डीसी साहब ने भी मेरे को बताया कि हमने 1 लाख जो वृक्षारोपण का लक्ष्य को इस जिले के अंदर पूरा किया है, लेकिन उसकी टैगिंग भी करी है ताकि 6 महीने बाद हम उसको देख पाएँ कि उसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात में सड़कों की दशा और दिशा सुधारने के लिए हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें सोहना से राजस्थान बॉर्डर तक स्टेट हाईवे, पुन्हाना सिकरावा सड़क का निर्माण समेत कई प्रोजेक्ट पर ये राशि खर्च की जानी है। उन्होंने कहा कि हम मेवात के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर यहाँ के लोगों को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुन्हाना उपमंडल के 2 मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी होने से लोगों में खुशी की लहर है। सरकार मेवात के विकास के लिए पूरी तौर पर दिन रात काम कर रही है और इसके लिए एक नहीं अनेक सड़कों के प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे उन पे कार्य शुरू है। लगभग 300 करोड़ की लागत से आने वाले दिनों में जो हमारा सोहना से लेकर वडोदरा एक्सप्रेसवे जंक्शन से लेकर और राजस्थान बॉर्डर तक का रास्ता है उसको स्टेट हाईवे के तौर पर हम विकसित कर उसको भी डेवलप करने का काम करेंगे। पुन्हाना से कोट, पुन्हाना से सिकनावा जो सड़क अगले 1 महीने में मानसून ख़त्म होते ही उस पर भी तुरंत कार्य शुरू। उधर जींद में किसानों ने धरने पर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला माइक मांगते रह गए लेकिन किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार माइक मांगा लेकिन किसानों ने माइक नहीं दिया। एक बार तो चौटाला ने ये तक भी कहा कि 1 सेकंड के लिए माइक दे दो, लेकिन फिर भी किसानों ने माइक नहीं दिया। गुस्से से भरे ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने से बेरंग लौटने पर मजबूर हुए। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो ओपी चौटाला ने उन पर भी अपना गुस्सा दिखाया। उधर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सतबीर पहलवान ने कहा कि आंदोलन में शुरू से ही ये फैसला लिया गया है कि कोई भी राजनेता यहां माइक से नहीं बोलेगा। ये किसानों का पहले से ही मन साझा करने का कानून बना हुआ है खटखट टोल पर। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ये धरना टूट जाता। आज ही हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 महीने तक एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुड़ू थे, मानना हाँ समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मारिया, ले छोड़ दे मेरे डोगा मारा है। और भाई हम तो अपना कानून का पालन कराएंगे। जब खटखट टोल प्लाजा का साफ कानून है, इब जनता से पूछिए अच्छा करे है बुरा,
हम किसी माइक राजनीतिक आदमी को माइक नहीं देंगे। जिस दिन माइक दे दिया हज़ारों मिनट कूद जाएंगे और धरना हमारा टूट जाएगा। क्यों राजनीति हमने कुछ नहीं दिखाई देता। हमने तो 3 काले कानून MFC पर गारंटी दिखाई दे है। किसानों ने भले ही ओपी चौटाला को बोलने का मौका ना दिया हो, लेकिन इनेलो सुप्रीमो का कहना है कि उनकी पार्टी का किसानों को हमेशा से समर्थन है और उन्हें खुशी है कि आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग शामिल हैं। हम समर्थन देने नहीं जा रहे हैं जी, हमने तो ये शुरू ही किया है जी। शुरुआत जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से है और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं और जो सरकार जात पात का जहर फैला करके हम पे हुकूमत किया करती थी, उनके मुंह पर लोगों ने करारी चप्पत मारने का काम किया। कृषि कानून के विरोध में किसानों की ओर से दिल्ली में संसद लगाए जाने पर संजय भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसान आज भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक और कुछ संगठनों में उन्हें राजनीतिक फायदा लेने के लिए भ्रमित किया हुआ है। मैं देखता हूं कि किसान आज भी खेत के अंदर काम कर रहा है। किसान इस बात को समझ चुका है जो ये कृषि कानून आया उनमें उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ संगठनों ने हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ मेरे किसान भाइयों को भ्रमित भी किया है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना पक्ष समाज के आगे, किसानों के आगे रखें और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि मोदी जी किसानों का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, ऐसा कोई मानने को भी तैयार नहीं है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों ने ही पंचायत चुनाव में बड़े भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये भ्रम हटता जाए। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अब घर घर जाकर किसानों को कानूनों की जानकारी देंगे। सुनीता दुग्गल ने कहा कि विपक्ष की ओर से किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। ऐसा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात को हमारे किसान भाइयों तक समझा सकें। जो विपक्षी दल उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ रही है और आप लोगों ने देखा होगा कि अब धीरे धीरे किसान भाई भी जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप जो हमारी खेती होती है उससे थोड़ा सा हट के हम खेती करने की कोशिश करें। अभी तक हमारी क्या एक परंपरागत खेती की तरह अगर हम बात करें, कुछ समय के लिए हम सबसे पहले हम गेहूं लगाते हैं, उसके बाद अगली फसल हमारी धान की फसल होती है, फिर हम गेहूं लगाते हैं, फिर हमारी धान की फसल होती है। यही उन्होंने कहने की कोशिश की है कि कम से कम एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप कुछ ज़मीन पर कुछ ना कुछ और फसल लगाने की कोशिश करिए। अगर उस फसल से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए। और ये चीज़ उन्होंने किसी के ऊपर थोपी नहीं है, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो जो पहले परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें, आप चाहें तो जो नई परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा है। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसी तरह से हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभी जो मंडल कार्यकारिणी की बैठक है उसमें हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए थे और उन सबको जो राजनीतिक प्रस्ताव राष्ट्रीय लेवल पर हमारा प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी प्रस्ताव को हम लोग नीचे लेवल तक लेकर जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज बैठक रखी गई थी और इसमें इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम केंद्र में हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हमारे प्रदेश के अंदर हुए हैं उसको हमने सभी कार्यकर्ता बंधुओं तक पहुंचाया है। किसान आंदोलन के बाद अब बात करेंगे अन्नदाता के उस खजाने की जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, अनाज। लेकिन जब लोगों के पेट की भूख मिटाने वाला ये अनाज खराब हो रहा हो तो सवाल उठना लाजमी है। खराब अनाज की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। करनाल में DFSC विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी गोदाम में रखा हुआ गेहूं सड़ गया है। इस मामले में अब अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर निपटाने का काम किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक जुंडला गांव में रखरखाव के अभाव में खराब हुए अनाज की सैकड़ों बोरियों को दोबारा पैकिंग कर राशन डिपो भेजा जा रहा है। ये अनाज इतना खराब है कि इंसान तो क्या जानवर भी इसे नहीं खा सकते। दूसरी तरफ कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन अब भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। लगातार घटिया अनाज सप्लाई करके लोगों के जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डिपो को जो अनाज सप्लाई कर रहा है उसमें मिट्टी और कबाड़ मिला हुआ है।
करनाल में डीएफएससी विभाग अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए। खाद्य आपूर्ति विभाग अनाज का रक्षक नहीं भक्षक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जूंडला में और यहाँ पर विभाग द्वारा लाखों कट्टे लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति विभाग के इस गोडाउन की है वो कहीं ना कहीं हैरानी और परेशानी भरी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जिन कट्टों को इन पॉलीथीन के नीचे ढका गया है, दरअसल ये सड़ चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए, ये वो गेहूं है जो इन कट्टों से निकल रहा है, ये वो गेहूं है जो इन कट्टों से निकल रहा है और इसको दोबारा से राशन डिपो पर भेजने की तैयारी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए, ये वो कट्टे हैं, इन पर डेट मेंशन है 2020-2021, लेकिन जब इन कट्टों के अंदर रखे गेहूं की क्वालिटी की बात करें तो ये पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। इस तरह से करोड़ों रुपए का गेहूं ये खाद्य पूर्ति विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। ये ऐसा पहला गोडाउन नहीं है विभाग का जहां इस तरह से अनाज की बर्बादी हुई हो, सरकारी गेहूं को बर्बाद कर दिया गया हो। हम इससे पहले भी ऐसी स्थिति उजागर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात पहले वाली स्थिति से भी कहीं अधिक बदतर हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो कट्टे हैं जिनके नीचे सड़ा हुआ गेहूं है। दोबारा से इनको नए कट्टों में भरा जा रहा है ताकि इनको राशन डिपो पर पहुंचाकर खपाया जा सके, निपटाया जा सके। ये करोड़ों रुपए की बर्बादी है, देश के अन्न की बर्बादी है और ये एक सरकारी गोडाउन है। ऐसे हालात में सीधे तौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जिम्मेवार हैं। वो अधिकारी जिम्मेवार हैं जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई थी इस गेहूं को सुरक्षित रखने की, लेकिन यहाँ के हालात देखिए, ये यहाँ की परिस्थिति देखिए कि किस तरह से इस गोडाउन के हालात हैं। चारों तरफ फैली गंदगी, ये पानी और बेतरतीब पड़ा ये अनाज किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में विभागीय लापरवाही के चलते, उनके अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का गेहूं बर्बाद हुआ है, लाखों कट्टे गेहूं के बर्बाद हुए हैं और अब तैयारी की जा रही है कि किसी तरह से इस लापरवाही पर पर्दा डाला जा सके, इस बर्बाद हुए गेहूं को गरीबों तक खपाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब बात करेंगे वैक्सीन संकट की। जी हां, प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान धीमा हो गया है। कई जिलों में वैक्सीन लगवाने को लेकर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए टीकाकरण के पूरे अभियान पर एक नजर डालते हैं। तो 16 जनवरी से शुरू हुआ था टीकाकरण का अभियान। ये ग्राफिक के जरिए पूरा अभियान आपको बता रहे हैं कि कब से अभियान शुरू हुआ और फिलहाल स्थिति क्या है। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन शुरू हुआ। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा के हर व्यक्ति को टीका लगाने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई। इसके साथ ही 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण की मंजूरी मिली। 21 जून से मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। पूरे देश में सबको मुफ्त टीका लगे, इस बात का ऐलान पीएम की ओर से किया गया था। 31 दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 65% आबादी को अब तक एक भी खुराक नहीं लगी है। जी हां, 65% आबादी ऐसी है जिसको अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं लगी है। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।